नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है रीच। हम आप तक लेकर आ रहे हैं हाई क्वालिटी कंटेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, डिफेंस एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो, सबके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो यदि आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू कर रहे हैं पहली सीरीज जो कि इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज है। इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज करा जाता है, जिससे हमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पिछले साल कैसी रही उसके बारे में पता चलता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट, इस पे कई सारे डिस्कशंस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे दिखेंगे, लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो एमसीक्यूज के द्वारा होगा। तो हमारी जो है एप्लीकेशन अप्रोच है। तो जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसपे सवाल बन सकते हैं यूपीएससी में या किसी और एग्जाम में, उसको हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू, इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू। तो जरूर देखें इस सेशन को और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यूज चैप्टर 1, पहला जो सवाल है वो है जीडीपी के ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज जीडीपी डेटा। भारत के जीडीपी डेटा को मद्देनजर रखते हुए इन पंक्तियों को कंसिडर करें। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स को मेजर करने के लिए पूरा एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के नाम से जाना जाता है। उसके तहत या पूरे गवर्नमेंट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, आपने सुना होगा, जैसे एनएसएसओ है, सीएसओ है। यहां पे बात हो रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। It is mandated to prepare national accounts as well as publish biannual estimates of the national product. तो ये क्या करता है? ये नेशनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है और बायएनुअल एस्टिमेट्स को नेशनल प्रोडक्ट में प्रस्तुत करता है, पब्लिश करता है। देखिए, इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं जो पूछी गई हैं, तो हमें इसको यह बताना है स्टेटमेंट के तहत कि क्या दोनों चीजें सही हैं तो स्टेटमेंट सही होगा, दोनों पार्ट्स अगर करेक्ट है तो स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो स्टेटमेंट गलत होगा। जो पहला पार्ट है वो है एनएसओ मैंडेटेड टू प्रिपेयर नेशनल अकाउंट्स। नेशनल अकाउंट्स और इसके तहत नेशनल इनकम प्रस्तुत करना, ये एनएसओ का ड्यूटी है, एनएसओ का ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो सही है। उसके साथ जो दूसरा पार्ट है, दैट इट पब्लिशेस बायएनुअल एस्टिमेट्स। बायएनुअल एस्टिमेट्स, दो बार। क्या दो बार, साल में दो बार एस्टिमेट्स आते हैं बायएनुअल? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनुअल एस्टिमेट्स देता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इस वजह से गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें आप सभी लोग कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्या करता है? ये जो है ये मैंडेट करता है नेशनल अकाउंट्स को, नेशनल इनकम को प्रिपेयर करने के लिए। नेशनल अकाउंट्स में जितनी भी फिगर्स और फैक्ट्स होती हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी होती है, वो देता है। और एनुअल एस्टिमेट्स प्रस्तुत करता है, ना कि बाय एनुअल एस्टिमेट्स। और दूसरी पंक्ति है, इंडियाज इकोनॉमी इज रिकवरिंग स्टेडली आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन स्लम्प। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी आर्थिक चीजें हैं वो सब बंद थी। बहुत कम चीजें चल रही थी उस टाइम पे, सिर्फ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल कमोडिटीज की सेल और एसेंशियल एक्टिविटीज। अगर पूरी अर्थव्यवस्था में आप ये सोच के देखें मैक्सिमम एक्टिविटीज बंद कर दी जाए तो इनकम्स जो है वो कम हो जाती हैं, और अगर इनकम्स कम हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट नेशनल इनकम या जीडीपी पे दिखता है। पूछ ये रहा है कि क्या इकोनॉमी जो है स्टेडली रिकवर करी है पहले लॉकडाउन स्लम्प के बाद या नहीं। ये जानेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ फिगर्स और कुछ ग्राफिक्स के बेसिस पे, जो कि सरकारी आंकड़े हैं और ये दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत अच्छे ग्राफ्स हैं और ये जो मटेरियल है ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीडीपी जो है 2018-19 और 19-20 प्री पैंडेमिक लेवल में जो जीडीपी है वो इस लेवल पे आ रहा था, जो कि 145 लाख करोड़ पे था। 145 लाख करोड़ इस लेवल पे था, दिस वाज जीडीपी। और जीवीए जो है प्री पैंडेमिक लेवल पे तकरीबन 133 लाख करोड़ पे था, 133 लाख करोड़। 2020-21 ये है पैंडेमिक ईयर। ये पैंडेमिक ईयर है जिसके तहत देख सकते हैं आप, आपके सामने है जीडीपी किस तरह गिरा है, जीडीपी की गिरावट कहां से कहां तक हुई है। तो जीडीपी 145 लाख करोड़ से गिर के 135 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
ये फिर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि पहले क्वार्टर में पैंडेमिक में लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके बाद जीवीए जो है यहां से गिर के 133 लाख करोड़ से गिर के तकरीबन 126 लाख करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जीडीपी और जीवीए में गिरावट आई है। उसके बाद 2021-22 जो पिछला साल खत्म हुआ है, वहां पे फिर हमने देखा कि जीडीपी जो है वो राइज करा है और प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर पहुंच गया है। ये जो रेड लाइन है ये प्री पैंडेमिक लेवल की लाइन है, इससे ऊपर पहुंच गया है, यानी कि इकोनॉमिक रिकवरी हुई। और यही चीज जीवीए के साथ भी हुई। दिस हैपेंड विद जीवीए 2। तो जीडीपी और जीवीए दोनों के साथ ये चीजें हुई हैं। हम देख सकते हैं कि गिरावट आई और फिर रिकवरी हुई। उसके साथ साथ अगर मैं आपको दूसरा ग्राफिक दिखाऊं, आप दूसरा ग्राफिक देखें। फर्स्ट लॉकडाउन जो पहली वेव थी, पहली लॉकडाउन वेव थी, उसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दैट वेव, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन के क्वार्टर वन में Q1 में लॉकडाउन लगा हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, तो कितनी गिरावट देखी गई, जीडीपी एकदम से यहां पहुंच गई। आप देखिए फिर जीडीपी जो है लॉकडाउन खुला तो रिकवर करना शुरू हुई क्वार्टर 2 से, रिकवर करते करते क्वार्टर 4 में जो है प्री पैंडेमिक लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंची। फिर 2021-22 यानी कि पिछले साल अप्रैल मई के महीने में जीडीपी वापस लॉकडाउन हुआ तो फिर से गिरावट देखी गई और फिर धीरे धीरे रिकवर करा। तो इसका मतलब यह है पहले लॉकडाउन के बाद हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं देखी। हमने देखा ग्रो करा, फिर लॉकडाउन लगा, नीचे आया, फिर ग्रो करा। तो ग्राफ इस तरीके से बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्राफ जो है वो एक एक्सरे के रूप में है, एक ईसीजी के रूप में जो ग्राफ है वो बना हुआ है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज द सेकंड स्टेटमेंट स्टेट, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी as seen in quarterly estimates of GDP has been staging a sustained recovery since the second half of 2020-21 2020-21 onwards उसके सेकंड हाफ से रिकवरी देखी गई है। बट ग्राफ से हमने ये भी देखा, वी कैन सी दैट ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज नॉट स्टेडी। फर्स्ट वेव के बाद जहां पे ग्राफ ऐसे चढ़ा, फिर नीचे आया फर्स्ट वेव में, फिर ऊपर गया, फिर सेकंड वेव में फिर नीचे आया। तो इट हैज डिक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ सेकंड वेव। सेकंड वेव के दौरान ये चीज डिक्रीज हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होता है। और पहला स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनएसओ जो है नेशनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, इट पब्लिशेस एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये एनुअल एस्टिमेट्स देता है, इट गिव्स एनुअल एस्टिमेट्स। तो हमारा जो जवाब है इस सवाल का वो रहेगा डी फॉर दिल्ली, नीदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, दोनों पंक्तियां जो है वो गलत है। इस टाइप के सवाल आपको इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेंगे और ये किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान दें इस पे और इन ग्राफ्स को देखें किस तरीके से ग्राफ्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सेक्टोरल ट्रेंड्स। इसके पहले जो सवाल था वो जीडीपी पे था, दूसरा सवाल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। खरीफ सीजन, राबी सीजन, लॉकडाउन लगा तो क्या उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे भी देखा गया, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पे, या इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलप्ड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर पे इंपैक्ट दिखा, किन किन चीजों पे इंपैक्ट दिखा, उस पे ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज द लीस्ट इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक रिलेटेड डिसरप्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है देखने में? एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या लीस्ट इंपैक्टेड था या मोस्ट इंपैक्टेड था? क्या किसानों ने एग्रीकल्चर में उतनी ही चीजें उगाई, उतना ही क्वांटिटी उगाया जितना वो प्री पैंडेमिक लेवल पे उगा रहे थे, या उससे कुछ कम ज्यादा उगाया? ये देखने वाली बात है। इट वाज लीस्ट इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक रिलेटेड डिसरप्शंस। ये फिर मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा। द एरिया सोन अंडर खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, जितना एरिया रिक्वायर्ड है खरीफ और राबी क्रॉप्स के लिए, क्या उतना ही यूज हुआ? और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ड्यू टू द पैंडेमिक द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द खरीफ सीजन इज एस्टिमेटेड टू बी रिड्यूस्ड कंपेयर टू द लास्ट फ्यू इयर्स। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है खरीफ सीजन का वो कम हुआ है अगर पिछले कुछ सालों से कंपेयर किया जाए तो इनमें से कौन सी पंक्ति सही है, इसको जानने के लिए जो है हम देखेंगे कि यहां पे कौन कौन से फैक्ट्स और फिगर्स दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो लीस्ट इंपैक्टेड था। इसका मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूं, आपको बेटर इसकी क्लैरिटी होगी। ये देखिए ग्राफिक देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर किस तरीके से कम इंपैक्टेड हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल सेक्टर की और एलाइड सेक्टर्स की क्या है, देखिए जी।
तो 2017-18 में 18.4 लाख करोड़ जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोडक्शन हुआ या इतने की वैल्यू हुई, इतना इसका रियल जीवीए है, जो बढ़ के उसके अगले साल तकरीबन 19 लाख करोड़ हुआ, जो बढ़ के 19,70,000 करोड़ हुआ, ये बढ़ के 20,40,000 करोड़ हुआ। ये हमारा पैंडेमिक ईयर है, 2020-21 हमारा पैंडेमिक ईयर है, इसमें ये बढ़ के 20,40,000 करोड़ पे पहुंचा। और 2021-22 में ये देखिए बढ़ के 21,20,000 करोड़ पे पहुंचा। तो रियल जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है, रियल टर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करा है। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर 2019-20 से 20-21 ये फर्स्ट लॉकडाउन ईयर था, 20-21 से 21-22 ये सेकंड लॉकडाउन ईयर था, थ्रू आउट अगर ग्रो करा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर कम इंपैक्टेड था या ना के बराबर इंपैक्ट था पैंडेमिक ईयर में। तो स्टेटमेंट जो पहली पंक्ति है वो होती है सही, और ये एनएसओ का डेटा है जो हमें इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है, मतलब सरकारी आंकड़े हैं ये। एरिया सोन अंडर फूड ग्रेन्स, यहां पे अलग अलग एरिया दिखाया हुआ है, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। सो दोनों क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप आपका समर क्रॉप है, राबी क्रॉप विंटर क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप में आप देख सकते हैं 7 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 2019-20 में ये 7 लाख हेक्टेयर रही, जो कि बढ़ी तकरीबन 32 लाख हेक्टेयर से। 2020-21 पैंडेमिक ईयर में खरीफ सीजन में इसमें बढ़ोतरी देखी गई, 21-22 सेकेंड लॉकडाउन में भी इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो 732 लाख हेक्टेयर यानी कि जितना क्रॉप्ड एरिया था खरीफ सीजन में उसमें इंक्रीज हुआ है। राबी सीजन भी इंक्रीज हुआ था पहले लॉकडाउन ईयर में, 2021-22 में ये कम हुआ है। तो राबी कम हुआ है लेकिन खरीफ बढ़ा है, एरिया सोन जो है वो बढ़ा है। एरिया सोन बढ़ेगा मतलब जितने एरिया में आप उगा रहे हो क्रॉप को वो एरिया बढ़ेगा, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो जीवीए ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड या इनकम जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। और वीट प्रोडक्शन, पैडी प्रोडक्शन, वीट यानी कि राबी क्रॉप, पैडी राइस खरीफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस आप देख सकते हैं थ्रू आउट, आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। सो 18-19 से 19-20, 19-20 से 20-21, और यही चीज हमने वीट में भी देखी है। तो पैडी और वीट दोनों में यह चीज देखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट हैज बीन सीन इन एवरी फॉर्म। तो यही हमारे स्टेटमेंट स्टेट करते हैं, आप देख सकते हैं द एरिया सोन अंडर खरीफ एंड राबी एंड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। तो दूसरी पंक्ति भी सही होती है क्योंकि खरीफ और राबी में जो है एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस हैज बीन इंक्रीजिंग। Current year food grain production for Kharif season is estimated to post a record level of 150.5 million tons. Current year की बात हो रही है, current year का मतलब है 2021-22, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया था जनवरी के महीने में, जनवरी 2022 में आया था, तो उस टाइम पे साल खत्म नहीं हुआ था। तो अगर ये करंट ईयर लिखता है तो करंट ईयर इकोनॉमिक सर्वे की डेट के हिसाब से होगा 2021-2022, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ये पीरियड जो है ये इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। तो यहां पे ये आता है, हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ खरीफ इज एस्टिमेटेड टू पोस्ट अ रिकॉर्ड लेवल। इंपॉर्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि वो भारत सरकार की पॉलिसी के द्वारा सपोर्ट किया गया है, दैट इंश्योर्ड टाइमली सप्लाईज ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर्स डिस्पाइट पैंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। भारत सरकार जो है उसने क्योंकि ये सब चीजें टाइम पे सप्लाई करी, इसलिए एरिया बढ़ सका, इसलिए किसान अच्छे से खेती कर सके और उसमें ज्यादा उगा सके। तो इट ऑल्सो हेल्प गुड मॉनसून रेन्स एज रिफ्लेक्टेड इन रिजर्वॉयर लेवल्स बीइंग हायर देन द 10-year एवरेज। जो रिजर्वॉयर लेवल्स है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो अवेलेबल था, यदि बारिश नहीं हुई तो आपके पास ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। जो अनइरिगेटेड एरियाज है उसमें आपके पास मॉनसून का सपोर्ट था, और जो इरिगेटेड एरियाज हैं उसमें ग्राउंड वाटर आपके पास काफी अच्छा था। तो ये जो है ये स्टेटमेंट्स यहां पे इस तरीके से दिए हुए हैं। तो हमारे पहले दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होते हैं कि एरिया सोन जो है खरीफ राबी में वो स्टेडली इंक्रीज हुआ है और एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे कम इंपैक्टेड था। तीसरा जो स्टेटमेंट है, खरीफ सीजन इज एस्टिमेटेड टू बी रिड्यूस्ड, नहीं, खरीफ सीजन कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट खरीफ सीजन रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन करेगा। ये चीज आप जानिए। तीसरे सवाल पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता है?
IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसी इंडेक्स है जो कि हमें इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस बताती है। भारत में या किसी भी इकोनॉमी में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी जरूरी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड करी जाती हैं, उससे इंडेक्स निकाला जाता है। तो जिस तरीके से और इंडिसेस आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, हर चीज में इंडेक्स बेसिकली परफॉर्मेंस बताती है। तो एक एग्रीगेट का एवरेज परफॉर्मेंस बताती है कि एग्रीगेट बेसिस पे इंडस्ट्री ऊपर गई या नीचे गई। जैसे सेंसेक्स है, वो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बताता है कि किस तरीके से पूरा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कर रहा है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस जज करता है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 कंपनीज है, 30 कंपनीज के बेसिस पे वो परफॉर्मेंस बताता है। सिमिलरली इंडियन इंडेक्स, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये बताता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर कहां जा रहा है, IIP। तो उसमें ऑलमोस्ट सारे जरूरी सेक्टर्स आते हैं, जैसे माइनिंग सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, तो ये सारे सेक्टर्स आते हैं। पूछा ये जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द IIP। IIP को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन सी पंक्तियां सही नहीं है। तो यहां पे ये चीज बोली जा रही है, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, IIP के बारे में समझाना चाहता हूं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चीज है। जनवरी 2021 2021 जो लॉकडाउन वाला ईयर है, जो फर्स्ट लॉकडाउन वाला ईयर है, IIP हैज रिमेन्ड इन एन एक्सपेंशनरी जोन। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा स्टेट करता है कि ये जो है एक्सपेंशनरी जोन में रहा है, यानी कि इंडेक्स बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है, प्री पैंडेमिक से भी और अच्छी चल रही है, और वो एक्सपैंड कर रही है, इट इज एक्सपेंडिंग। IIP is an indicator that measures the changes in the volume of production of industrial products। बस यही चीज जो है ये IIP जज करता है कि कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए उसका वॉल्यूम कितना था ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो IIP जो है वो पब्लिश करा जाता है NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जैसा मैंने आपको बताया, मंत्रालय का नाम अभी बताया गया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI। तो MOSPI के अंदर ये ऑफिस आता है, और ऑफिस जो है वो मंथली बेसिस पे IIP का परफॉर्मेंस बताता है कि मंथली बेसिस पे IIP कितना ऊपर गया, कैसे हुआ, और उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई, या अगर स्लम्प आया है तो कितना स्लम्प आया। इट इज अ कॉम्पोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर। अब देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले आएगा माइनिंग, फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी। ये ब्रॉड सेक्टर्स हैं, क्योंकि इन पे पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेस्ड है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिन सेक्टर्स पे बेस्ड है, उन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। माइनिंग, खानों से खान, किसी चीज की खान है, किसी मिनरल की, किसी मेटल की, तो आप माइनिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग, जो माइन से निकलता है, जो खानों से निकलता है, उसी को मैन्युफैक्चर, वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या इंडस्ट्री के इनपुट में डालते हैं। और हर चीज के लिए बिजली तो चाहिए, कोयला चाहिए, थर्मल पावर प्लांट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, तो ये सब चीज चाहिए। और इसके सिवा बेसिक गुड्स इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चर होते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मशीनरी, ये मैन्युफैक्चर होती है। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, या और जैसे स्टील बनता है, तो स्टील बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एक इंटरमीडिएट गुड होता है। तो ये चीज है। तो IIP इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो है 2011-12। बेस ईयर जो है वो एक कंपैरिजन का साल होता है, एक ईयर हम ईयर मार्क करते हैं और उसके हिसाब से आज की डेट में परफॉर्मेंस क्या है तब से लेके अभी तक, उसे कंपेयर करते हैं, उससे हमें रियल फिगर मिलती है। ये किसी और क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेस ईयर 2011-12 है। तो IIP के तहत जब IIP की बात करी जाती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करी जाती है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कई सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे हमने देखा ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स या यूज बेस्ड सेक्टर्स, और उसमें जो है 8 इंडस्ट्रीज कोर सेक्टर में मानी जाती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आ रखा है। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्रीज में 8 इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका वेटेज IIP में 40.27% है, 40.27%। तो 40.27% का वेटेज है जो कि इसमें आता है। उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं ये आप पढ़ेंगे और याद करेंगे अभी के अभी। यू विल स्टडी, यू विल लिसन टू मी एंड यू विल रिमेंबर इट। आप उसको याद भी रखेंगे, मैं आपको याद करवाऊंगा। तो 8 कोर सेक्टर्स, 8 कोर सेक्टर्स है, यहां पे आप देख सकते हैं। इनका वेटेज है 40.27%। आई रिपीट, इनका वेटेज है 40.27%।
तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? पहले 5 इंडस्ट्रीज जो है, फर्स्ट 5 इंडस्ट्रीज, वो एनर्जी सेक्टर के बेसिस पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेसिस पे यहां पे आ रखी हैं। तो वो क्या है? देखिए जी, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस। कोल, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। कोयला यूज करके जो है वो देखिए, तो कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, ये 3 एनर्जी रिलेटेड चीजें हुई। दीज आर 3 एनर्जी रिलेटेड थिंग्स। क्रूड से क्या बनता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्रूड गिव्स यू व्हाट? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। रिफाइंड क्रूड को रिफाइन करके आप, कच्चा तेल होता है ना, उसको रिफाइन करके आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोयले से क्या बनता है? स्टील। तो ये 5 इंडस्ट्रीज एक सुर में याद रखेंगे, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस। क्रूड से क्या बनता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। और कोयले से क्या बनता है? कोयले और आयरन ओर से स्टील। आयरन ओर है नहीं लेकिन स्टील बनता है। तो ये 5 इंडस्ट्रीज एक सुर में याद रखेंगे। इसके सिवा 3 इंडस्ट्रीज और है। 3 इंडस्ट्रीज और है, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज है। ये 8 इंडस्ट्रीज है, 8 कोर सेक्टर्स जो कि आईआईपी में आती हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आई रिपीट, दैट आर अ पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर आपसे कोई आईआईपी के बारे में पूछे तो उसमें सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, ब्रॉड सेक्टर्स, यूज बेस्ड सेक्टर्स। और अगर आपसे कोई सिर्फ और सिर्फ कोर सेक्टर्स के बारे में बात करे, इफ समवन टॉक्स टू यू ओनली अबाउट द कोर सेक्टर्स, तो कोर सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज आती हैं, जिनका वेटेज मैं आपको बता चुका हूं 40.27%। अब इसका ग्राफिक देखिए, 8 कोर इंडस्ट्रीज और आईआईपी का जनरल इंडेक्स, किस तरीके से इसमें जो है इसका परफॉर्मेंस देखा गया है, व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन सीन। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज, आईआईपी जनरल इंडेक्स। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज 8 क्या है? आप देखो कोर इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस डिप करा, ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू लाइन है किस तरीके से डिप करा है। फिर तो ये मई 2020 की बात है। फिर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया क्योंकि सब कुछ खुलना शुरू हुआ। किस तरीके से रिकवर करा, फिर सेकेंड वेव में फिर से स्लंप आया, फिर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हुआ। और यही सेम परफॉर्मेंस आईआईपी के इंडेक्स की थी, क्योंकि कोर इंडस्ट्रीज तो सिर्फ 40% इंडस्ट्रीज है। तो ये देखिए आईआईपी जनरल इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई, फिर धीरे धीरे रिकवरी देखी गई। इस तरीके से ये रिकवर कर रहा है। तो सेम चीज है भाई, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी ही नहीं तो आप कैसे नंबर्स दिखाओगे? क्या तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, फैक्ट्री बंद पड़ी है। अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो रिकवरी इस तरीके से देखी जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग में यदि आप परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स देखेंगे, पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो वो भी सेम था। फर्स्ट लॉकडाउन में स्लंप आया, फिर रिकवरी हुई, फिर स्लंप आया, फिर रिकवरी हुई। इस तरीके से चीजें ऊपर नीचे होती रही। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट है और पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है। पूछा यह जा रहा है इनमें से कौन सी पंक्तियों में से पंक्ति सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? ये नॉट करेक्ट चीजों से बच के रहे। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर आस्क्ड व्हाट इज नॉट करेक्ट। इसको जहां पे भी आप सवाल देखें, चाहे आप जो मर्जी एग्जाम दे रहे हो, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा हो उस पर सर्कल कर लें या स्क्वायर बना लें, ताकि आपके दिमाग में घंटी बजती रहे कि यहां पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, ना कि सही स्टेटमेंट। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय मंथली, यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये मंथली बेसिस पे एनएसओ द्वारा पब्लिश किया जाता है, इकट्ठा करा जाता है। इट इज अ कॉम्पोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर्स एंड यूज बेस्ड सेक्टर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दोनों सेक्टर्स में। बेस ईयर फॉर आईआईपी इज 2011-12, बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। उसके बाद 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, द वेटेज ऑफ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इज हाईएस्ट एंड द वेटेज ऑफ फर्टिलाइजर इज द लोएस्ट। ये भी एक चीज है, यहां पे आप अगर जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें मैक्सिमम टू मिनिमम वेटेज दिया हुआ था। मैक्सिमम वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, मिनिमम जो है फर्टिलाइजर का है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है यूपीएससी में कि किस सेक्टर का ज्यादा, तो 40.27% वेटेज जो है वो 8 सेक्टर का है। उन 8 सेक्टर्स में मैक्सिमम वेटेज कितने का है, मिनिमम वेटेज कितने का है, ये देखने के लिए हमें यहां पे ये चीज देखना जरूरी है। तो तीनों स्टेटमेंट्स बी सी डी सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पहले स्टेटमेंट से ही पहचान सकते हैं कि क्या चीज सही होगी, क्या चीज गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्टोरल ट्रेंड्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं?
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक एक सेक्टर पे क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं और काफी हम बढ़िया तरीके से चर्चा कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और बता सकते हैं कि आप किस तरीके से और देखना चाहेंगे आगे के वीडियोस। तो डायरेक्शन, तो ये असर्शन डायरेक्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ें ध्यान से। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फॉर द असर्शन एंड रीजन बिलो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन एंड रीजन, असर्शन रीजन है, असर्शन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिवाइवल इन द इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट इन 2021 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सेल्स, प्राइसेस एंड न्यू लॉन्चेस। तो ये है सिग्निफिकेंट रिवाइवल है इन द इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट सेक्टर। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिवाइवल, सिग्निफिकेंट मतलब ये सेक्टर रिवाइव करा है। और दूसरा रीजन मतलब ये असर्शन है, ये तर्क दिया गया है, और इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर which resulted into the increase in the consumption and production of steel and cement. तो गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज देखा गया है। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इन केपेक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर which resulted into the increase in the consumption and production of steel and cement. तो प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड सीमेंट इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। पूछा यह जा रहा है असर्शन सही है या रीजन सही है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, या गलत है? तो इस चीज को देखेंगे, दिस हैज टू बी सीन। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइएगा मुझे कि आपको कितने अच्छे से ये सवाल समझ में आया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसके सेक्टोरल ट्रेंड्स क्या है आप देख सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हुआ यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा, या इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बना, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर जो है वो ग्रो हुआ। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, ईंट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए होती है ना। तो ऑटोमेटिकली उनकी भी ग्रोथ होगी, उस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखा जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। रिवाइवल तो चलिए एक चीज है, वो बढ़ा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो इंक्रीज होता रहा। तो आप देख सकते उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी लेबर की। तो राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स जो है वो बढ़ेगा। तो केपेक्स के बढ़ने में क्या होगा? बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एन इंक्रीज इन द हाउसिंग साइकिल। तो गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंक्रीज इन द हाउसिंग साइकिल हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर रिवाइविंग द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव किया जा रहा है। This has allowed the consumption and production of steel and cement. बिल्कुल सही बात है। तो प्री कोविड लेवल्स पे जितना स्टील सीमेंट का कंजम्पशन था, उसी पे जो है लेवल वापस आ गया है। आप देख सकते हैं सीमेंट का प्रोडक्शन, स्टील का प्रोडक्शन यहां पे। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अप्रैल से जून, ये पहला क्वार्टर है लॉकडाउन का, अप्रैल से जून 2020, इसमें स्लम देखा गया क्योंकि लॉकडाउन लगा था, सारी एक्टिविटीज बंद थी। इस टाइम पे मजदूर जो है पलायन कर रहे थे, वो वापस जा रहे थे अपने घरों को, अपने गाँव को। जून में जब सब कुछ खुलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई, और रिकवरी होते होते आप देख सकते हैं सीमेंट की रिकवरी होते हुए एक टाइम पे ऊपर पहुंच गई। फिर लॉकडाउन लगा, अप्रैल 2021 में नीचे आया, फिर वो इसी के आसपास रहा जो कि प्री पैंडेमिक लेवल था। और यही चीज स्टील में हमने देखी, स्टील का भी प्रोडक्शन तकरीबन उतना ही है। तो जो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करी है आरबीआई ने, एंड लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज शो सिग्निफिकेंट रिवाइवल इन द इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट इन 2021। तो जो रेजिडेंशियल मार्केट है 2021 में, उसमें ये ग्रोथ देखी गई है। दिस इज द ग्रोथ दैट हैज बीन सीन। तो आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया लेवल पे, अगर आप आरबीआई का जो फिगर देखें हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का, आप देख सकते हैं प्राइसेस किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं। आप 2020-21 में देखें, पहला सेक्टर जो है यहां पे इंडेक्स हैज बीन गिवन क्लोज टू 280, जिसमें 2020-21 क्वार्टर 2 में थोड़ा स्लम देखा गया, यहां पे ये नीचे आया, उसके बाद रिकवर कर गया। तो आरबीआई हाउसिंग डेटा इंडेक्स दिस रिकवर्ड, और किस तरीके से रिकवर करा है? काफी अच्छे से रिकवर करा है। ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो ये देखिए राइज करके इट हैज कम अप टिल दिस स्टेज। इंडेक्स कैलकुलेट करा जाता है, हाउसिंग प्राइसेस का इंडेक्स कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे करा जाता है, कोई एक फैक्टर नहीं है इसके पीछे। और हाउसिंग सेल्स एंड न्यू लॉन्चेस इन टॉप 8 सिटीज, जो 8 सिटीज है वो यहां दे रखी हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे। तो 20-21 में यहां पे ड्रॉप देखा गया था सेल्स में, क्योंकि सब लॉकडाउन लगा था। फिर आप रिकवरी देखें किस तरीके से हुई है। तो क्वार्टर 4 तक आते आते जो रिकवरी है वो यहां पहुंच गई थी। 2020-21 रिकवरी हैड रीच्ड हियर। और 2021-22 वाला साल है तीसरे, तो सेकंड
वेव में यहाँ पे जो है फॉल हुआ था, फिर रिकवरी जो है वो यहाँ पे पहुंच गई, सेल्स इतनी हो गई। तो इस तरीके से देखा गया है हाउसिंग सेल्स एंड न्यू लॉन्चेस इन टॉप 8 सिटीज, टॉप 8 शहरों में इस तरीके से रिकवरी जो है वो देखी गई है। दिस इज हाउ द रिकवरी हैज बीन सीन। तो असर्शन और रीजन में बात यह है, सिग्निफिकेंट रिवाइवल इन द इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट इन 2021 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सेल्स प्राइसेस एंड न्यू लॉन्चेस। तो ये असर्शन जो है ये ठीक है कि ये एक्चुअल में हुआ है, रिवाइवल हुआ है इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट का, और ग्रोथ इन सेल्स प्राइस एंड न्यू लॉन्चेस। अब इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड केपेक्स ऑन इंफ्रा व्हिच रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज इन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। तो इसका रीजन ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारत सरकार ने पैसा ज्यादा खर्च करा, जो कि सही है, और अभी हमने ग्राफिक्स से सपोर्ट कर लिया है। तो स्टेटमेंट ए, असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। इस वजह से आंसर ए है। अगर दोनों सही होते लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता तो आंसर बी होता, ये ध्यान रखें। इसके बाद है रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द डिमांड साइड इन 2021-22। 2021-22 रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द डिमांड साइड, डिमांड साइड पे कंपोनेंट्स जो है वो रिकवर करे हैं 2021-22। तो हम किस बारे में बात करते हैं? डिमांड साइड रिकवरी ऑफ, डिमांड साइड कंपोनेंट्स ऑफ रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स। डिमांड साइड का मतलब है डिमांड सप्लाई, दो चीजें हैं। डिमांड साइड कंज्यूमर साइड होती है, आप और हम कंज्यूमर्स हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द डिमांड साइड इन 2021-22। तो ये हमारे कंपोनेंट्स की रिकवरी है ऑन द डिमांड साइड। अब पूछा ये गया है, देखिए क्वेश्चन जो है वो ये नहीं पूछा गया है कि रिकवरी कैसे हुई, क्वेश्चन कुछ और है। The correct sequence of these decreasing order of recovery of components on the demand side is 2021-22 is what? वो ये है, correct sequence of these decreasing order of recovery of components, decreasing order of recovery। तो decreasing order मतलब जो सबसे ज्यादा है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आता जाएगा। तो decreasing order of recovery of components, तो recovery of components on demand side, क्या चीज पहले रिकवर करी, कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिकवर करी, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये भी एनालिसिस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम लोग फिगर्स कंसिडर करेंगे, ग्राफ्स कंसिडर करेंगे, और देखेंगे कि यहां पे क्या चीज हमें इंपैक्ट करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सवाल में यह पूछा गया है कि कंपोनेंट्स कैसे रिकवर किए या कंपोनेंट्स कितने रिकवर किए। तो ये जानने के लिए हम इकोनॉमिक सर्वे में छपे हुए चार्ट को, ग्राफिक को देखते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं एनएसओ जो है वो उसका सोर्स है, एनएसओ से ये फिगर्स आती हैं जहां पे हमें सारे के सारे एस्टिमेट्स जो है वो गिवन है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन अलग अलग है। उसके बाद आता है GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। तो 2019-20 जो कि प्री पैंडेमिक टाइम है, इसके हमारे पास एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। तो इस लेवल पे एस्टिमेट्स जो है वो इन लेवल्स पे फंक्शन कर रहे थे, और जीडीपी जो है वो 4.2 थी। ये परसेंटेज है, 4% जीडीपी। तो 2020-21 में जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स है, ये आपका लॉकडाउन ईयर है, इसमें ये घट के कितना हो गया? -7.3, 2.9, देखो सब कम है, 5.5 से -9.1, -10.8, -4.7, ये काफी कम हो गए हैं। तो 2021-22 में रिकवर होके ये चीज कहां पहुंची? -7.3 से +7। ये देखिए रिकवर हुआ, रिकवर हुआ, रिकवर हुआ, रिकवर हुआ। तो रिकवरी का जो स्पेसिफिक परसेंटेज देखा गया है, 99.2% रिकवरी, 110.7% रिकवरी, 97.1% रिकवरी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में रिकवरी इतनी देखी गई है। तो आप देख सकते हैं 102.6 रिकवरी, 111.1, 111.8, 101.3, ये सारी रिकवरी जो है वो देखी गई है। तो लेटेस्ट एडवांस्ड एस्टिमेट सजेस्ट फुल रिकवरी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑन द डिमांड साइड इन 2021-22 एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब में जो है डिमांड साइड में रिकवरी देखी गई है। इनफैक्ट इंपोर्ट्स में भी रिकवरी देखी गई है, सबसे ज्यादा रिकवरी जो है वो इंपोर्ट्स में ही है। इट इज एन इंपोर्ट्स 111.8 when compared to the pre-pandemic levels. Recovery is most significant in exports, followed by government consumption and GFCF. तो exports है, followed by, तो export सबसे पहले आएगा, फिर आएगा government consumption, फिर आएगा GFCF। इस तरीके से रिकवरी जो है वो आपको
डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगी। हाउएवर एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रिकवरी वाज सीन इन इंपोर्ट्स, जो इक्वली स्ट्रॉन्ग रिकवरी है वो इंपोर्ट्स में देखी गई है। इट हैज बीन सीन इन इंपोर्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द डिमांड साइड इन 2021-22। ये देखा गया है। तो सबसे पहले हुआ गवर्नमेंट कंजम्पशन। गवर्नमेंट कंजम्पशन से तो प्राइवेट कंजम्पशन नहीं है, प्राइवेट कंजम्पशन में सबसे कम है, सबसे ज्यादा है इन चारों में से एक्सपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट्स होता तो इंपोर्ट्स पहले आता, तो सबसे पहले है एक्सपोर्ट्स, फिर है गवर्नमेंट कंजम्पशन, फिर जीएफसीएफ और उसके बाद प्राइवेट कंजम्पशन। तो आपका ऑप्शन जो है वो रहेगा सी वुड बी द राइट ऑप्शन। पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिकवरी। आई रिपीट, पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिकवरी।